तो लास्ट क्लास में आपका टॉपिक था कि सर किसी भी ओपीसी को यदि प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट करना हो तो क्या प्रोसेस होगा। देखो, जिन लोगों ने लास्ट क्लास अटेंड नहीं की उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोग बैकअप देख लेना, ठीक है। फिर सेकंड प्रोसीजर था कि कोई पहले से प्राइवेट कंपनी हो और उसको ओपीसी में कन्वर्ट करना हो तो क्या प्रोसेस होगा। आज अपना नेक्स्ट टॉपिक है और बहुत अच्छा टॉपिक है, आपके एग्जाम में इससे क्वेश्चन भी बनता है और ये टॉपिक खूब काम आएगा सर आपके। स्मॉल कंपनी किसे कहते हैं, मींस छोटी कंपनी किसे कहते हैं, जिसका, हाँ भाई देखो, कंपनी को छोटा कब मानेंगे। अब कंपनी कोई वैसे ह्यूमन बीइंग तो है नहीं कि अपन हाइट वेट या बॉडी के मेजरमेंट के अकॉर्डिंग कोई क्राइटेरिया फिक्स कर दें। और एक बात और, क्यों बनाई ये डेफिनेशन छोटी कंपनी। देखो, कंपनीज एक्ट में 470 सेक्शंस हैं, खूब सारे रूल्स हैं, खूब सारी रेगुलेशंस हैं, लेकिन सरकार चाहती है कि जो छोटे बिजनेसमैन हैं उन पर पूरा कंपनी लो एक साथ एप्लीकेबल ना हो, बल्कि उनको कुछ रियायत दें, उनको कुछ कंसेशन दें। जैसे कि इन दिनों अपन जैसे गैस सिलेंडर का एग्जांपल लेते हैं, आप या मैं गैस सिलेंडर यदि भरवाते हैं तो शायद 810 या 820 रुपए के आसपास रुपए लगते हैं, लेकिन जो बीपीएल फैमिलीज हैं जिनकी इनकम कम है उनके लिए 450 या 500 रुपए में मिल जाता है। और एक चीज हमेशा विश्वास रखना, मैं तो मेरे से बता रहा हूं, बाकी मैं और का तो एग्जांपल क्यों दूं। यदि सच में ऐसा 500 रुपए का सिलेंडर मुझे लेने का मौका मिले ना तो मैं भी नहीं छोड़ूंगा। यदि वो जो बीपीएल कार्ड है वो मेरा बन जाए ना तो मैं भी बनवा लूंगा। अरे डॉक्यूमेंट में गरीब होने से कोई नुकसान नहीं होता। आप विश्वास नहीं करेंगे सर, ऐसे ऐसे बिजनेसमैन हैं जिनकी पर एनम इनकम 30-35 लाख रुपए, इनकम बोल रहा हूं मैं, टर्नओवर अलग, एक छोटा सा डिपार्टमेंटल स्टोर चलाते हैं या कोई भी दुकान चलाते हैं, कस्टमर की लाइन लगी रहती है, कचौरी बेचने वाला, समोसे बेचने वाला, अंकुरित कचौरी वाला, ये कचौरी वाला, वो कचौरी वाला, लेकिन इनकी आईटीआर देखोगे आप, क्योंकि सारी इनकम कैश में है, कौन शो करेगा, ये शो ही नहीं करते। शो नहीं करते तो इसका मतलब इनकी इनकम नहीं है, और इनकम कम है तो आप बीपीएल हो, बिलो पॉवर्टी लाइन। तो बीपीएल में आज भी इतना बड़ा फ्रॉड होता है, 50% से ज्यादा वो बीपीएल हैं जो एक्चुअली में एपीएल हैं, बट गवर्नमेंट बेनिफिट दे रही है ना। सिर्फ यही एक गैस सिलेंडर ही क्यों, और भी कई नंबर ऑफ बेनिफिट्स हैं जो आपको मिलते हैं। ऐसे ही कंपनी लॉ में होगा। यदि गवर्नमेंट ये बोल दे कि हम कुछ बेनिफिट्स देना चाहते हैं कंपनीज को, बताओ कौन कौन कंपनी खुद को छोटी कंपनी मानते हैं, तो फिर तो हर कोई ये बोलेगा हाँ सर हम भी छोटी कंपनी हैं। तो इसलिए खुद गवर्नमेंट ने स्मॉल कंपनी क्या होगी इसके लिए एक डेफिनेशन दे दी। अब जो भी कंपनी इस क्राइटेरिया को फुलफिल करेगी ना वो स्मॉल मानी जाएगी, और उसी को आगे चल करके कंपनी लॉ में कुछ कंसेशंस मिलेंगे सर। इसलिए डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे जैसे आप कंपनी लॉ आगे पढ़ते चलेंगे ना, कई जगह ऐसा लिखा मिलेगा कि ये प्रोविजन स्मॉल कंपनी पे अप्लाई नहीं होता, ये ऑब्लिगेशन स्मॉल कंपनी का नहीं है, ये एक्सवाइजेड रिपोर्ट स्मॉल कंपनी को फाइल नहीं करनी। तब आप पूछोगे सर ये स्मॉल कंपनी क्या होती है, तब ये सेक्शन याद रख लेना, सेक्शन 2 क्लोज 85 में स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन बताई थी आपको। तो आइए रीड आउट करते हैं, ज्यादा इस टॉपिक के इधर उधर नहीं घूमेंगे अपन। सर स्मॉल कंपनी मींस अ प्राइवेट कंपनी, यानी जो प्राइवेट कंपनी होगी वही स्मॉल कंपनी बन सकती है। तो स्मॉल कंपनी मींस प्राइवेट कंपनी। अब आप बोलोगे सर फिर तो सारी प्राइवेट कंपनी स्मॉल हो गई। ना ना ना, ऐसी प्राइवेट कंपनी जो ये दोनों कंडीशन पूरी कर देगी।
आज भारत में करीब 14-15 लाख प्राइवेट कंपनीज हैं, लेकिन सारी प्राइवेट कंपनी स्मॉल कंपनी नहीं है। अब कौन सी प्राइवेट कंपनीज को स्मॉल मानेंगे? ये दो कंडीशन पूरी कर दो। पहली कंडीशन, उस कंपनी का पेड अप कैपिटल शुड नॉट एक्सीड 4 करोड़। सर, पेड अप कैपिटल 4 करोड़ रुपए से ज्यादा नहीं होना चाहिए, यानी उस कंपनी का जो शेयर कैपिटल है वो 4 करोड़ रुपए से ज्यादा नहीं हो और उसके टर्नओवर 40 करोड़ से ज्यादा नहीं हो। दोनों कंडीशन पूरी करनी है ये। ओहो, अरे इनके बीच में और नहीं है, एंड है। कैपिटल भी 4 करोड़ से कम हो और टर्नओवर भी 40 करोड़ से कम हो। 2022, लगभग 3 साल हो जाएंगे, अब अप्रैल या मई की बात है, ये डेफिनेशन में अमेंडमेंट हुआ था सर। क्योंकि बाई चांस आप कोई पुराना क्वेश्चन पेपर सोल्व करोगे बूस्टर बुक से या स्कैनर से या कोई पुरानी बुक पढ़ेंगे, तो ये लिमिट हुआ करती थी 2 और 20, 2 करोड़ और 20 करोड़। तो आप ये मत सोचना कि अरे सर हमने गलत पढ़ लिया, उस वक्त में वो सही था। उससे भी पहले जाओगे थोड़ा सा तो ये लिमिट होती थी 50 लाख और 2 करोड़, जब कंपनीज एक्ट बना था तब की। लेकिन धीरे धीरे गवर्नमेंट ने इस लिमिट को बढ़ाते बढ़ाते कहां तक कर दिया? आज यदि 2025 में आपसे या मुझसे कोई पूछे कि स्मॉल कंपनी का क्राइटेरिया क्या है, तो आप बोल देना कि पेड अप कैपिटल डज नॉट एक्सीड 4 करोड़ रुपीस और टर्नओवर 40 करोड़। सर, यदि गवर्नमेंट अभी भी चाहे ना तो इस क्राइटेरिया को और भी बढ़ा सकती है। यानी कंपनीज एक्ट ने जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स है, यानी जो कंपनी लॉ बनाने वाला गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, उसको ये परमिशन दी हुई है कि आप इस 4 करोड़ को बढ़ाते बढ़ाते 10 करोड़ तक कर सकते हो। कर सकते हो, अभी 4 करोड़ ही है, बट कल गवर्नमेंट का मन करे कि और ज्यादा कंपनीज को स्मॉल कंपनी में लेकर के आएंगे, थोड़ा सा दिमाग पे बोझ डालो, लिमिट बढ़ाने का असर क्या होगा? ज्यादा कंपनी स्मॉल बन जाएंगी, तो ज्यादा कंपनीज को फायदा देना पड़ेगा, और इस लिमिट को कम कर देंगे तो कम कंपनी स्मॉल रहेंगी, तो कम कंपनीज को फायदा देना पड़ेगा। भाई, जैसे आप इन दिनों इनकम टैक्स को पढ़ना आपने स्टार्ट किया होगा, तो एक लेवल तक इनकम टैक्स नहीं लगता ना। इनकम का एक लेवल है ना, शायद 7 लाख रुपए, 7 लाख रुपए से कम इनकम होती तो इनकम टैक्स नहीं लगता। और इसको गवर्नमेंट बढ़ाती रहती है। क्या पता अब की बार बजट आएगा अभी 1 फरवरी को, 10-15 दिन ही बाकी हैं अब, तो क्या पता गवर्नमेंट बोल दे कि 8 लाख रुपए तक की इनकम पे टैक्स नहीं लगेगा। तो इसका फायदा क्या होगा? इनकम टैक्स पेयर को फायदा होगा, लेकिन गवर्नमेंट को तो नुकसान है, क्योंकि गवर्नमेंट का रिवेन्यू, भाई सरकार की कमाई क्या होती है? जो टैक्स है वही गवर्नमेंट की इनकम है। सरकार के पास पैसे कहां से आते हैं? इनकम टैक्स, जीएसटी या कोई स्टाम्प ड्यूटी, प्रॉपर्टी खरीदते बेचते हैं तो रजिस्ट्री करवाना, इन्हीं के पैसे आते हैं। और यदि गवर्नमेंट टैक्स कम कर देगी तो, और अभी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमण जी, वो टैक्स कम करना तो दूर, हर चीज पे टैक्स, मतलब वास्तव में दिस जीएसटी हैज बिकम गब्बर सिंह टैक्स। बहुत ज्यादा, जितना टैक्स भारत में है ना, ऐसा किसी भी देश में नहीं। इसलिए बहुत से बिजनेसमैन हैं वो अब इंडिया में फॉरेन इन्वेस्टमेंट पिछले 1-1.5 महीने से जितनी बाहर गई है वापस, क्योंकि आपका टैक्स जो स्ट्रक्चर है ना वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, बर्डन बहुत है। एक 10 लाख रुपए की सैलरी कमाने वाला कॉस्ट अकाउंटेंट या चार्टर्ड अकाउंटेंट, भाई फ्रेशर की बात कर रहा हूं मैं, तो पहले वो 30% इनकम टैक्स दे के आता है। आपको सैलरी मिलेगी 10 लाख, बट हाथ में आएगी आपके 9 लाख ही, तो 1 लाख तो आपने सरकार को उसी टाइम दे दिया। मैं तो 10% ही मान रहा हूं, जबकि फिर आप कुछ भी खरीदोगे, मोबाइल का रिचार्ज करवा रहे हो तो 12%, 18% जीएसटी। बाइक या गाड़ी खरीद रहे हो, घर पे टीवी का रिचार्ज करवा रहे हो,
खाने पीने का सामान लेके आ रहे हो, हर चीज पे टैक्स। तो हमारे यहां डबल टैक्सेशन है। पहले टैक्स काट के तो इनकम कमाई, अब वो इनकम तो आपकी टैक्स फ्री हो गई, अब उसमें फिर जीएसटी। जो गाड़ी अपन खरीदते हैं, जैसे मान लो जो महंगी गाड़ियां खास करके फॉर्च्यूनर है, 50% टैक्स होता है उसमें। यदि वो 50 लाख रुपए की है तो एक्चुअल में जो कंपनी बना के बेच रही है उसको 25 लाख ही मिल रहे हैं, बाकी तो 28% तो जीएसटी हो गया। कुछ पार्ट्स इंपोर्ट किए होंगे तो उस पर, तो ऐसे करते करते 47 से 50% तो टैक्सेशन चला जाता है आपका। हाँ वो खैर वो सब चीजें अलग हैं, और बाकी टैक्सेशन है, रोड टैक्स है, इंश्योरेंस है, रजिस्ट्रेशन चार्जेस हैं। आप गाड़ी खरीदते हैं तो रोड टैक्स, और रोड पे चलेंगे तो टोल टैक्स। तो फिर वो पहले वाला रोड टैक्स क्यों? रजिस्ट्रेशन के टाइम जो रोड टैक्स ले रहे हो, और फिर हाईवे पे जाओगे तो टोल टैक्स, और रोड में गड्ढे हैं। जयपुर में तो खास करके आप जिस कॉलोनी में रह रहे होंगे वहां हालात देख ही रहे होंगे। चलो कोई बात नहीं, छोड़ो आप तो ऐसा इसीलिए कंपनी लॉ ने क्राइटेरिया बनाया है कि स्मॉल कंपनी उसी प्राइवेट कंपनी को बोलेंगे जिसका पेड अप कैपिटल 4 करोड़ से कम हो और जिसकी टर्नओवर, लेकिन ये 4 करोड़ की लिमिट गवर्नमेंट बढ़ाते बढ़ाते कहां तक कर सकती है, और ये जो 40 करोड़ है इसको गवर्नमेंट बढ़ाते बढ़ाते कहां तक कर सकती है, 100 करोड़ तक। बट ये लर्न मत रखना चाहे आप, गवर्नमेंट कितना कर सकती है वो लॉ में लिखा हुआ है 10 करोड़ और 100, बट वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है करंट लिमिट कितनी है, एट प्रेजेंट कितनी लिमिट है। तो एट प्रेजेंट लिमिट कितनी है, 440। याद रख लोगे। ये फॉलोइंग कंपनीज कभी भी स्मॉल कंपनी नहीं होंगी, चाहे इनका कितना ही कम कैपिटल हो, कितने ही कम टर्नओवर हो, इनको स्मॉल मत बोलना। यानी इन कंपनीज में कैपिटल या टर्नओवर देखना ही मत। कौन सी कंपनी? यदि आप पब्लिक कंपनी हो, आप प्राइवेट हो ही नहीं, तो पब्लिक कंपनी कभी भी जिंदगी में स्मॉल हो ही नहीं सकती। सेकंड, यदि आप होल्डिंग कंपनी हो, होल्डिंग बोले तो आपके पास किसी दूसरी कंपनी के मेजॉरिटी शेयर्स हैं, तो आप होल्डिंग कंपनी बन गए ना, तो आप कभी स्मॉल नहीं हो सकते। और यदि आप सब्सिडरी हो तो भी आप स्मॉल नहीं हो सकते। यानी स्मॉल कंपनी वो ही होगी जो ना तो किसी की होल्डिंग हो और ना ही किसी की सब्सिडरी हो, और सेक्शन 8 में रजिस्टर्ड ना हो। ये क्या होती है, एनपीओ, यानी ऐसी कंपनी जिसका इंटेंशन प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, एनजीओ जिसको बोलते हो आप आम भाषा में। ये 2-3 बार आ चुका है टॉपिक। तो सेक्शन 8 कंपनी वो होती है जिनका ऑब्जेक्ट पैसे कमाना नहीं होता है, जिनका ऑब्जेक्ट कहीं ना कहीं कोई सर्विस प्रोवाइड करना होता है। और लास्ट पॉइंट सर, और भी कोई ऐसी कंपनी जो कंपनीज एक्ट में नहीं आती बल्कि जिसके लिए कोई सेपरेट एक्ट बनाया हुआ है, जिसके लिए कोई सेपरेट एक्ट बनाया हुआ है सर। जैसे अपनी सीएमए इंस्टीट्यूट, अब सीएमए इंस्टीट्यूट पे कंपनीज एक्ट नहीं लगता, कौन सा एक्ट लगता है, कोस्ट अकाउंटेंट्स एक्ट 1959। सीए इंस्टीट्यूट तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट 1949। कंपनी सेक्रेटरीज यानी सीएस इंस्टीट्यूट तो कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट 1980। देखो सबसे पुराना प्रोफेशन है चार्टर्ड अकाउंटेंट 1949। सेकंड नंबर पे आता है कोस्ट अकाउंटेंट 1959। कंपनी सेक्रेटरीज तो बहुत बाद में आया है, 1980s में इसके लिए पार्लियामेंट ने सेपरेट एक्ट बनाया। तो ये जो तीनों इंस्टीट्यूशंस हैं कंपनीज एक्ट में नहीं आते, इनके लास्ट में लिमिटेड है क्या, सीएमए इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल है ना आपके पास, क्या नाम है, इंस्टीट्यूट ऑफ कोस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, उसमें कहीं पर भी लास्ट में लिमिटेड है क्या, नहीं आता सर। याद रख लोगे, याद रख लोगे। कोई ऐसा टॉपिक जो समझ में आ रहा हो, आ रहा है, ठीक है। चलो अब मैं आप
हाँ मैक्सिमम ये दो ही प्राइवेट ही है। चलो अब मैं आपसे क्वेश्चन, नहीं तो ओपीसी भी तो प्राइवेट ही तो होती है, ओपीसी भी तो है तो प्राइवेट की, प्राइवेट सारी आ गई, ओपीसी हो चाहे नॉर्मल प्राइवेट हो। चलो अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं सर, ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन पूछने का मन कर रहा है, एक मिनट इरेज कर रहा हूं। ये इरेज करने में मेरी क्लास में प्रॉब्लम आती है या सब में आती है ना, और ज्यादा मेरी क्लास में आती है। ये सिस्टम है ना मुझसे कम काम करता है, फिर मैं, और सर्दी के अंदर ये धीरे धीरे चलना स्टार्ट करता है। अब मैं जैसे ही उनको बाहर बोलूंगा ना कि सर वो नोट जो लिखने वाला डिस्प्ले वो काम नहीं कर रहा, तो वो चेक करेंगे शाम को, तब तक ये चलने लग जाता है। फिर अगले दिन मुझे बोलते नहीं रविंद्र सर सही कर रहा है, वो आपको ही नहीं आता, ऐसे बोल करके छोड़ देते हैं। चलो मैं आज फिर रिक्वेस्ट करता हूँ, देवी मैं आपका नाम भूल गया, फाउंडेशन वाला ही है, क्या नाम है? हाँ नो सही है ये। देवी आपका नाम? युक्ति, ठीक है। चलो मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, जिससे पूछें प्लीज वो ही आंसर देना, ठीक है, और लोग आंसर नहीं देंगे प्लीज। विनीत ध्यान से सुनना। देखो विनीत, एक कंपनी का मैं नाम लिख लेता हूं, इसका पेड अप कैपिटल है इतना, और टर्नओवर है इतनी, ठीक है। जिसे पूछा जाए वो ही बताएगा, ठीक है ना, और कोई नहीं। सर मैं आपका नाम भूल गया, कुणाल के उधर बैठे, केशव, ऋषभ, ऋषभ आप बताओ स्मॉल कंपनी है या नहीं है? नहीं नहीं मैं सिर्फ हाँ या ना, स्मॉल कंपनी नहीं है। कोई ऐसा स्टूडेंट है जो इसके आंसर के खिलाफ हो? हाँ विनीत, आपके हिसाब से स्मॉल कंपनी है? ये सब ध्यान नहीं दे रहे आप। चलो विनीत, ये स्मॉल कंपनी कैसे आप एक्सप्लेन करो। हाँ पेड अप कैपिट 40 करोड़, हाँ नहीं एक मिनट दोबारा बताना क्या। 40, नहीं नहीं 40 में तो नहीं हुई, 40 में तो स्मॉल कंपनी होती, क्योंकि डज नॉट एक्सीड। तो 40 कैसे लगा विनीत? ये 10 लग रहा है आपको? अरे 17 लग सकता है, 19 के जैसा लग सकता है। ये सब समझ गए ना, ये स्मॉल कंपनी नहीं है, ठीक है। चलो ध्यान से विनीत, अब की बार फिर ध्यान देना, ठीक है, अब की बार मैं और क्लियर लिखूंगा। ये 33 है भाई। हाँ नो आप बताएं, ये स्मॉल कंपनी है या नहीं है? यस, अनु का आंसर यस। युक्ति आप बताएं। यस। कैसव, मैं नाम भूल गया अभी, ध्यान नहीं। आयुषी, हाँ आयुषी आप बताएं। है। देवी आपका नाम? वंशिका है। देवी आपका नाम भूल गया मैं। अनीसा आप बताएं। ना ना बस हाँ या ना है, ये बोले हो ना कि स्मॉल कंपनी है, ठीक है। कुणाल के पड़ोसी, कुणाल, कोई ऐसा है जो नो बोलता हो? अरे देव, नो नो, क्यों ऐसे थोड़े ना, ना ना ना, यू कैन नॉट चेंज योर आंसर। अनु आंसर बदलना चाहते हो? अरे कैपिटल कितना है? 3 करोड़। टर्नओवर कितना है?
33 करोड़। कैपिटल डज नॉट एक्सीड 4 करोड़। टर्नओवर, विनित नो, विनित बोलना नहीं है, मैं साथ साथ बता रहा हूं ना आपको। अरे तो ध्यान से 333 लिखा मैंने, नाम पे फोकस करो। ये पब्लिक कंपनी है। कभी नहीं होता। प्राइवेट कंपनी में ही प्राइवेट वर्ड होता है, प्राइवेट वर्ड नहीं तो पब्लिक है। और पब्लिक कंपनी कभी भी स्मॉल कंपनी नहीं होती। अरे 3 करोड़ तो क्या 3 लाख भी होता ना, और टर्नओवर 33 करोड़ तो छोड़ो, यदि 3 लाख भी होती ना तो भी ये स्मॉल कंपनी। ये क्वेश्चन एग्जाम में 2 या 3 बार आ चुका है, और मैं भी आपकी जगह होता तो गलती करके आता। क्योंकि एक तो देखो एग्जाम का प्रेशर होता है, फिर नाम कौन पढ़ता है, दिमाग पता कहां चलता है। लिमिट ऑफ कैपिटल, लिमिट ऑफ टर्नओवर, यस इट इज विद इन द लिमिट्स, देन ओके इट इज स्मॉल कंपनी। बट प्लीज याद रखो, स्मॉल कंपनी देखने के लिए आप ये मान लो 2 क्राइटेरिया नहीं 3 है, 3 चीजें चेक करो। वेदर इट इज प्राइवेट कंपनी, देन प्रोसीड फर्दर, कैपिटल मस्ट बी लेस देन 4 करोड़ और इक्वल टू 4 करोड़, टर्नओवर लेस देन 40 करोड़ और इक्वल टू 40 करोड़, तो स्मॉल कंपनी होगी, अदरवाइज नहीं होगी। मैं फिर बता रहा हूं, कभी ऐसी डेफिनेशन नहीं आएगी एग्जाम में कि व्हाट इज स्मॉल कंपनी, ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा। क्वेश्चन आएगा यही, बट आपको केस स्टडी देगा और फिर पूछेगा कि बताइए इन दिस गिवन सिचुएशन वेदर दिस कंपनी स्मॉल कंपनी अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 85। तो आप डेफिनेशन भी बताएंगे और साथ में अपना कंक्लूजन भी बताएंगे। फाउंडेशन ऑब्जेक्टिव था, अलग दौर था सर वो, उससे थोड़ा सा बाहर आओ अब आप। तो अब थोड़ा सा अप्लाइड स्टडी करो। चलो मेरी बात पे मत विश्वास करो, अभी 24 दिसंबर में एग्जाम हुआ है लॉ का, पीछे जून में हुआ है। पिछले 5 अटेम्प्ट की क्वेश्चन पेपर इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे मिल जाएंगे, आपके बूस्टर बुक दी हुई होगी, उसमें देख लो कितने क्वेश्चंस डायरेक्ट आ रहे हैं और कितने केस स्टडी आ रहे हैं। तो अपनी प्रिपरेशन का लेवल उसी के अकॉर्डिंग बढ़ा लो आप, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। अब आता है सर कि ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी कंपनी कितने टाइप की होती। नहीं, ये तो आप लोगों ने पढ़ लिया था कि कंपनी के केस में मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है। अरे पार्टनरशिप फर्म में तो पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। यदि पार्टनरशिप फर्म कभी बंद करनी पड़े तो पार्टनरशिप फर्म की एसेट्स को बेचोगे आप लास्ट में, और उससे जो पैसा मिलेगा उससे पार्टनरशिप फर्म की लायबिलिटी को पे करेंगे। लेकिन लायबिलिटी ज्यादा हो तो पार्टनर्स पर्सनली पे करते हैं। तो पार्टनरशिप फर्म के केस में पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। यानी जो भी पार्टनरशिप फर्म पे कर्जा होगा, यदि पार्टनरशिप फर्म की एसेट से पे नहीं हुआ तो पार्टनर्स पर्सनली पे करेंगे। भाई ये मान लो बेटे ने यदि कोई कर्जा सर पे ले लिया तो अल्टीमेट बाप को पे करना ही पड़ता है। बाप ये थोड़ी ना बोलेगा मैं इसके लिए लायबल नहीं हूं, ये अलग है मैं अलग हूं, या तो ये डिक्लेयर करके चलो, अदरवाइज तो लोग ये मानेंगे कि घर में रहते हो ये तो आपके नाम से ही काम कर रहे हैं। तो पार्टनरशिप फर्म कोई अलग नहीं होती, पार्टनर्स ही हैं वहां पर लायबल। लेकिन कंपनी के केस में ऐसा नहीं होता। कंपनी के केस में जो भी कंपनी का शेयर होल्डर बनेगा उसकी लायबिलिटी कितनी होगी, जितने शेयर खरीदेगा उन शेयर्स की जो अमाउंट है वो पे कर दो आप, उसके अलावा आपकी कोई लायबिलिटी नहीं है। तो आइए देखते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी कंपनी की पहली टाइप कौन सी है। तो सबसे पहले है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। जो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स होती हैं उन कंपनी के शेयर होल्डर्स की लायबिलिटी उतनी ही होती है जितने शेयर्स उन्होंने परचेज किए हैं, और उन शेयर्स की जो अनपेड अमाउंट है वो अनपेड अमाउंट आपको पे करनी है। उसके अलावा कभी भी मेंबर से कंपनी और फर्दर कोई पैसा नहीं मांगेगी। फिर चाहे कंपनी पर लायबिलिटी कितनी हो, चाहे कंपनी की लायबिलिटी कंपनी के एसेट से पे हो रही हो या नहीं हो रही हो, उसके लिए कंपनी के मेंबर लायबल। तो जो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स होते हैं उन कंपनीज के केस में
जो शेयर होल्डर बनेगा उसकी लायबिलिटी कितनी है, जितने शेयर खरीद रहे हो ना उन शेयर्स के पैसे दे दो बस आप, एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट मनी, कॉल मनी, बस ये दे दो। कंपनी पर फिर कितना कर्जा उसके लिए शेयर होल्डर लायबल नहीं होगा, उसके लिए कंपनी खुद लायबल होगी, कंपनी की खुद की एसेट लायबल होंगी, मेंबर की पर्सनल एसेट पे कोई आंच नहीं आएगी। याद रख लोगे? अरे यहां तक कोई प्रॉब्लम? एक आता फिर कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, ये बहुत कम कंपनी मिलेंगी आपको। हां सर, कुछ कंपनी शेयर कैपिटल नहीं रखती, वो जब कंपनी बनती है ना तो अपनी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आपको ध्यान है कंपनी इनकॉर्पोरेट करवाते टाइम एक डॉक्यूमेंट बनता है जिसका नाम है मेमोरेंडम ऑफ, तो उसी में लिख देते हैं कि जो भी हमारी कंपनी का मेंबर बनेगा वो कंपनी को 10,000 रुपीज पे करेगा, फॉर एग्जाम्पल। यानी कंपनी का मेंबर बनने पर उस मेंबर को कितना अमाउंट पे करनी है, 10,000, दैट इज गारंटी अमाउंट। यानी आप ये बोल सकते हो मेंबरशिप फीस। लेकिन एक काम की बात बताऊं, ये गारंटी अमाउंट, ये मेंबरशिप फीस मेंबर बनते ही नहीं देनी होती, लायबिलिटी ड्यू हो गई, आप मेंबर बन गए तो आप 10,000 रुपए दोगे कंपनी को, लेकिन कब, जब कभी कंपनी वाइंडिंग अप में आएगी, 2 साल बाद, 20 साल बाद, 200 साल बाद, 2000 साल बाद, उस वक्त जो भी मेंबर होंगे वो 10,000 रुपए कंपनी को पे करेंगे पर मेंबर। हाँ, सब मिलेगा, सारे बेनिफिट मिलेंगे, बस इनको जो गारंटी अमाउंट है वो सबसे लास्ट में पे करनी। छोड़ दी इट मींस मेंबरशिप ट्रांसफर कर दी, तो जिसने मेंबरशिप ली होगी वो पे करेगा। वापिस नहीं होती, वो आप ट्रांसफर कर सकते हो। शेयर्स कंपनी वापिस नहीं लेती, शेयर मार्केट में किसी को बेच सकते हो। अरे कोई प्रॉब्लम? पब्लिक प्राइवेट कैसे भी हो, लिमिटेड बाय गारंटी हो सकती है, इसका पब्लिक या प्राइवेट से कोई संबंध नहीं। जब कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी होगी तो शेयर्स होंगे ही नहीं होंगे। तो गारंटी के केस में मेंबर्स की लायबिलिटी कितनी होती है, टू द एक्सटेंट ऑफ गारंटी अमाउंट, और वो भी मेंबर कब पे करेंगे, वाइंडिंग अप में। फिर चाहे कंपनी पर कर्जा कितना ही उस वक्त, मेंबर 10,000 रुपए यानी जो भी गारंटी अमाउंट उससे ज्यादा पे करने के लिए लायबल नहीं होते। आइए पढ़ते हैं कि एक कंपनी जिसमें मेंबर की लायबिलिटी लिमिटेड बाय गारंटी है तो वहां पर आप उतनी अमाउंट कंट्रीब्यूट करेंगे जो गारंटी अमाउंट है। कंट्रीब्यूट यानी देना, और अंडरटेक यानी आप प्रॉमिस करते हो। तो ड्यूरिंग लाइफ नहीं होती, जब कभी कंपनी वाइंडिंग अप में आएगी तभी अमाउंट देनी होती। चलो एक कॉम्बिनेशन और बताता हूं, कुछ ऐसी भी कंपनी है जो लिमिटेड बाय गारंटी है बट उनमें शेयर कैपिटल भी होता है। सर उस कंपनी का मेंबर बनोगी तो 2 लायबिलिटी हो गई आपकी, जो शेयर खरीदोगे उसके पैसे देने हैं और गारंटी अमाउंट साथ साथ है। शेयर्स के पैसे तो जब शेयर खरीदोगे तभी देने हैं और गारंटी अमाउंट एट द एंड देनी है। सर तो ऐसा भी हो सकता है कि कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी भी हो और साथ में शेयर कैपिटल भी हो, ऐसा भी हो सकता है। तो वहां 2 लायबिलिटी हो जाएंगे आपकी। और तीसरी जो टाइप है सी वाला पॉइंट, ये आपको कभी देखने को नहीं मिलेगा। सर मैं तो मेरी बता रहा हूं, 2010 में मैं सीएस बना था, लगभग 15 साल हो गई, मैंने कोई कंपनी ये नहीं देखी है अनलिमिटेड लायबिलिटी। यानी ऐसी कंपनी जिसके शेयर होल्डर की लायबिलिटी वैसी ही होगी जैसे पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर की होती, तो फिर कंपनी बनाने का फायदा ही क्या। तो लो ने ऑप्शन दिया कि बनाना चाहो तो बना लो, बट ऐसी कोई कंपनी, हाँ तो भी शेयर का पैसा तो दो ही दो, और लास्ट में जो कंपनी के ऊपर कर्जा होगा उसमें भी कंट्रीब्यूट करो। तो फिर बेनिफिट क्या हुआ, कंपनी बनाते ही क्यों हैं, सेपरेट लीगल एंटिटी का बेनिफिट लेने के लिए और लिमिटेड लायबिलिटी का बेनिफिट लेने। हाँ लायबिलिटी आ जाएगी, मेंबर हो आप तो आप लायबल हो जाएंगे। तो ऐसी कंपनी जिसके मेंबर की लायबिलिटी की कोई लिमिट नहीं होगी उसको अनलिमिटेड लायबिलिटी के साथ बोलते हैं।
फिर कंपनी पर जितना भी लायबिलिटी है वो अल्टीमेट मेंबर को ही पे करनी होगी सर। तो कल से अपन नया टॉपिक पढ़ेंगे, बार बार पढ़ रहे हैं सेक्शन 8 कंपनी, तो कल उसके बारे में फिर मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा। तो आज की इस कथा को यही विराम देते हैं और कल अपनी दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू।